बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फ़ारूक। और आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम एक सवाल से करते हैं। कुछ चेहरे हमारे सियासत के ऐसे जिन्होंने हमें बहुत ज़बरदस्त हेडलाइंस भी दी, बहुत से चैनल्स पर, बहुत से प्रोग्राम्स में हम देखते हैं कि अपनी पार्टी का भरपूर दिफा करते हैं, और गुस्से में भी देखा बहुत जगहों पे, फिर गायब होते भी देखा, कभी ईंटें तोड़ते हुए देखा, कभी हमने जेट स्की चलाते देखा, हमने एक्सकेवेटर चलाते देखा, लेकिन फुटबॉल के साथ साथ हमने उन्हें एकदम गायब होते भी देखा है। ये जो गायब हुई यानी फिरदौस आशिक अवान साहब, उनका हम जिक्र करें। सब कहाँ गई वैसे? वो कहाँ गई? ये उन्हीं से पूछते हैं। साथ हैं हमारे। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको रमज़ान मुबारक। अब आखिरी अशरा मुबारक, क्योंकि आज पाक रातें जो शुरू हो चुकी हैं तो उनका बिल्कुल। आपका कैसा जा रहा है रमज़ान? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए कि रमज़ान के साथ जुड़ा हमारा जो एक सोशल वर्क है या बहुत सारे रोज़ेदारों के साथ हमारी जो जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं अफ्तारी के लिए, माशाअल्लाह, तो वो मसरूफ़ियत वाला रमज़ान है, काफ़ी मसरूफ़ियत वाला। और आपका ये अभी का नहीं है, आपकी कई दहाइयों की कहानी है और जिसमें मस्कन भी है, जिसमें बच्चियों की शादियां भी माशाल्लाह आप कराती आई हैं, दस्तरखान भी वसी आपके वसीले से होता रहा है। लोग इस रुख तक क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो मीडिया में मेरा एक इम्प्रेशन बना, वो मार दाड़ ला 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 अखाड़े वाला, सारा टाइम आप अखाड़े में, या कभी किसी को पंच मार रहे हैं, कोई हमें मार रहा है कोई। तो जो बेसिक मेरा सियासत में आने का जो असल मकसद था, वो स्टूडेंट लाइफ से हमारा जो एक सोशल वर्क और फातिमा इनाम मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट फेडरेशन फॉर पुअर पेशेंट से जो सफ़र शुरू हुआ था, वो शेयर ट्रस्ट की शक्ल में ऑपरेशनल और फंक्शनल रहा। लेकिन सियासत में भी उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आई। तो जब ये सियासत के गंध में मैं घुस गई, एक फिजिशियन होते हुए, एक वुमेन एक्टिविस्ट होते हुए, यूथ एक्टिविस्ट होते हुए, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ फिजिशियन होते हुए, तो वहाँ पे तजर्बा हुआ कि ये सियासी अखाड़ा जो है, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और हैं। यानी जिस काम के लिए सियासत को इबादत कहा गया है, या सियासत जो है वाकई हकीकी मानों में शेवा पैगम्बरी है और इसको उसी तरह से अदा होना चाहिए। लेकिन एक पहलू था जो टीवी पे आप मेरा दिखाते रहे, एक पहलू था जो सीक्रेट रहा। अब उसको सीक्रेट क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे यहाँ सियासी इंतकाम जो है वो ज़ातियात के साथ जुड़ जाते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इदारे, मेरा वो ओल्ड एज होम, मेरा वो सेव मदर होम, मेरे वो रमज़ान राशन पैकेज, अफ्तारी दस्तरखान, या उन मुस्तहिक नादार बच्चों की जो शादियां हैं, और जो हमारे बहुत सारे यतीम बच्चे, उनके साथ मैं हर अपनी सालगिरह का केक काटती हूँ, उनके खुशियाँ, क्योंकि मैंने उनको अडॉप्ट किया हुआ है, ऑप्ट किया हुआ है। तो वो सारे बच्चे जो हैं, मेरी सियासी इंतकाम पसंदी मेरे मुखालफिन जो मेरे साथ करें, वो मेरी काज उसकी ज़ात में आई। और मैंने अपनी काज को अपनी ज़ात के साथ उस तरह से हाईलाइट नहीं किया। मेरी ज़ात हाईलाइट होती रही, मेरी काज जो थी वो पोशीदा रही। आज आपने वो काज ढूंढ निकाली है। तो बेसिकली आपने ढूंढा कि गायब किधर थी? हाँ, इतने अरसे से नजर ही नहीं। इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जमात आपकी सड़कों पे है, आप बिल्कुल गायब कहीं नजर ही नहीं आई। बात ये है कि जमात मेरी जहाँ पे भी है, मैं जमात के साथ ही हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं कि जो शायद जमात को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हो रहा है कि कुछ हाईजैकर, कुछ नौसरबाज, कुछ सियासी यतीम, कुछ अंडर 19 के स्ट्रीट बॉयज़ जो हैं, वो उन पार्टी की लगाम उनके हाथों में आई है। और उन्होंने जिस तरह से पार्टी को इस वक्त जो है मुश्किलात का शिकार किया हुआ है, तो मैं पहले दिन से मेरा वही मौक़िफ़ था, आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है कि जो ग्रास रूट लेवल से उठ के ऊपर आता है, जो अवाम में से होता है और अवामी मसाइल को जानता है, जब तक कंसल्टेशन प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बनता, वो अवामी मफाद की पॉलिसी बन ही नहीं सकती। और कौमी मफाद की पॉलिसीज़ अगर आप उन लोगों के हाथों में देंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा,
ना वो काउंसलर उस चेन ऑफ कमांड के मैकेनिज़्म से वाकिफ़ हैं, ना उनको सर्विस डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, ना उनको पब्लिक इश्यूज़ के साथ ओरिएंटेशन है, और ना उनका नेशनल इंटरेस्ट का एक्सपोजर है। तो वो सारी चीज़ें बदकिस्मती से जो होती रहीं, आपने देखा कि कभी मैं इन कभी मैं आउट, लेकिन मेरी कमिटमेंट चेंज किया गया ना। मैं खुद तो ज़ाहिर है बेसिकली मेरी सियासत कोई रोज़गार या कारोबार के लिए थी नहीं, ना मेरी सियासत आज भी जो है अपनी ज़ात के लिए है। अगर मेरी ज़ात के लिए सियासत हो तो रिज़र्व सीट पे हमारी माशाल्लाह सारी मिनिस्टर्स जो इस वक्त हैं वो सारी रिजर्व सीट से आई हैं। ओपन इलेक्शन लड़ना, एक है वोट की सियासत, बिल्कुल, एक है चापलूसी, खुशामद और ज़ाती मफादात के साथ जुड़ा एजेंडा। तो मेरा एजेंडा मेरी काज के साथ जुड़ा है, मेरी काज को लाइव रहना है, और वो मेरी उसके लिए सियासी जो प्रायोरिटीज़ हैं या सियासी तरजीहात हैं, वो आज भी मुझसे, मैं लिफ्ट में जब अंदर आ रही थी आपके स्टूडियो, तो उन्होंने कहा कि आप पीटीआई के साथ हैं। वो मेरा एक बड़ा प्यारा बच्चा नादर, हमेशा मेरे साथ उसका एक शुरू से एक कैरियर उसका शुरू हुआ था, तो मैं उसको उंगली थाम के लेके आई थी। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि बेटे मैं पीटीआई के साथ हूँ, पीटीआई मेरे साथ नहीं है। हाँ, तो वो क्या लगा के हंसा। मैंने कहा मैं पीटीआई के साथ हूँ, लेकिन पीटीआई मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं पीटीआई की जो ये सब चीज़ें चल रही हैं उसमें शायद मेरे जो कंसर्न्स हैं, आज नजरिया मुख्तलिफ वक्त साबित कर रहा है कि मैं जो कह रही थी उस वक्त भी कि ये जो सियासी यतीमों का टोला है ये पार्टी को बंद गली में लेके जाएगा। वो किधर है वैसे बायदी वे आजम खान, वो नजर नहीं आ रहा ना, जो पार्टी की तबाही का असल जिम्मेदार है वो किधर है। और बहुत सारे किरदार हैं। बहरहाल आज हम सियासी उस पर नहीं जाएंगे। आज हम इस बात पे करेंगे कि हमें असल सियासत का जो किसी भी पॉलिटिशियन को या किसी भी एक्टिविस्ट को या समाजी कारकुन को, उसको सबसे पहले कर्जा है उसके ऊपर, उसकी अपनी मिट्टी का। जी। और जो अपनी उस मिट्टी का मकरूज है, उसके ऊपर बोझ है, वो समझता है, उसको चैन नहीं आ सकता, वो सुकून में नहीं हो सकता। जो इस वक्त हालात हैं, जो इस वक्त बेरोज़गारी है, जो माशाल्लाह हमारे हम तो जो सो कॉल्ड शायद इन एक्सपीरियंस थे ही, जो हमारे तजर्बाकार टीम ने पाकिस्तान का आके हाल किया है, तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे सुकून से सोते होंगे, कैसे चैन से उनका जो है वो दिन बसर होता होगा। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो डिप्राइव्ड फैमिलीज़ हैं, जो नेग्लेक्टेड कम्युनिटीज़ हैं, जो डिज़र्विंग और नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, उनके लिए इस वक्त ज़िंदगी जहन्नम बनी है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि हम रमज़ान दस्तरखान कई दहाइयों से हम इस नशे का शिकार हैं। इस वक्त मुझे दुख होता है कि उस दस्तरखान में जब मैं आके देखती हूँ कि वो लोग भी आके, वो फैमिलीज़ भी फ्री अफ्तारी के लिए बैठी होती हैं, जो अफ्तारी कराया करती थी, जो ख़ानदान जो थे देने वाले थे। ऐसे हालात इस पाकिस्तान के इन जालिमों ने कर दिए हैं कि पाकिस्तान की वो फैमिलीज़ इस वक्त जो हैं वो दस्तरखानों में आने मजबूर हुई हैं। जो पहले दस्तरखान सजाते थे आप लोग, अब जो आपने डिफरेंस बताया, तो कितना डिफरेंस, यानी अगर पहले फॉर एग्जांपल 1000-2000 थे, कितने ऐड हो गए? देखिए ये एक आई ओपनर है हमारे लिए भी, और बड़ा सोर पॉइंट है। दुख होता है, तकलीफ होती है कि हम अगर दस्तरखान फ़र्ज़ करें, हमारा टारगेट है कि हमने 1000 बंदे को इन दस्तरखानों पे अकोमोडेट करना है, खाने वाले 2000 आए होते हैं। और वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो तकलीफ़ दह चीज़ है कि फैमिलीज़ कभी नहीं आई थी। उसमें मेल तो आ जाते थे, मजदूर आ जाता था, राहगीर आ जाता था, अब फैमिलीज़ घरों से निकल कर अब वो ख़वातीन का उन दस्तरखान पे आना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा पेनफुल तो है, एक तलख हकीकत है कि जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा जो है ओल्ड एज होम, जिसकी आपने बात की, मस्कन भी है। और हाँ। जी, 2012 में मैंने इसको बनाया था। 2012 में जरदारी साहब से उधर स्पेशली जाके इफ्तिताह कराया था मैंने। लोग यहाँ फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, पेट्रोल पंप बनाते हैं, मुख्तलिफ अपनी ज़ात के साथ जुड़े
मुस्तकबिल के कोई कारोबारी मंसूबे बनाते हैं। तो मैं उस वक्त भी मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है। जी। तो वो ओल्ड एज होम में लोगों की तादाद बढ़ गई है, क्योंकि जब घर में अपने बच्चों के लिए लोगों के पास, और ये भी एक तलख हमारे माशरे की हकीकत है जिसको छुपाया जाता है। मैं चूँकि रोज़ उन लोगों से मिलती हूँ, मुझे पता है कि वो बुज़ुर्ग जो हमारा सासा हुआ करते थे, वो बुज़ुर्ग जो हमारे लिए दुआओं की फैक्ट्रियाँ थे, वो बुज़ुर्ग जिनको हम उनकी खिदमत करके समझते थे कि दुनिया और आखिरत में हम सुरखरू हो रहे हैं, उन बुज़ुर्गों को हम बोझ समझने लगे। आपका कोई ऐसा वाकया ओल्ड एज होम का जो आप हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, जो आई ओपनर हो सबके लिए? देखिए, ईद का त्यौहार जो होता है हमेशा एक अपनों से मिलाता है, और लोग परदेश से दुनिया जहान में जहाँ भी वो रोज़गार के लिए जाते हैं, उनकी कोशिश होती है हम ईद अपनों के साथ करें, हम ईद जो अपने बच्चों के साथ करें, अपने वालिदैन के साथ करें। ओल्ड एज होम में या हमारे मस्कन में जो लोग हैं, उनकी आंखें ईद वाले दिन तरसती हैं और उदास और उम्मीद से भरी होती हैं, और वो दरवाजे को ताक रही होती हैं हसरत से कि शायद हमारे बच्चों में से भी कोई हमसे मिलने आए, शायद हमारे अपनों में से भी कोई यहाँ आए। कोई भी नहीं आता, नहीं आते, छोड़ के जाते हैं और फिर वापस ही नहीं आते। उससे बड़ी तलख हकीकत कि जब वो फौत हो जाते हैं और हम उनके जो फ़ोन नंबर, ज़ाहिर एक प्रोसीजर है कि कोई लेके आएगा तो आपने उसका एंट्री करनी है, उसकी आईडी कार्ड लेना है, उसका एड्रेस लेना है, उसका फ़ोन नंबर लेना है। वो हम उसके फ़ोन नंबर पे इतला करते हैं कि आपका फ़लाँ अपना प्यारा माँ या वालदा या अजीज़ा फौत हो गई हैं, तो काइंडली उनकी मैयत आप ले जाएं। वो फिर हमें कहते हैं कि नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहीं तदफीन कर दें। और फिर हमारा वो लम्हा बड़ा तकलीफ़ वाला होता है जब वो ज़िंदगी में तो उनको नहीं मिल पाती, और मौत के बाद भी उसकी बॉडी को भी लेने के लिए कोई नहीं आता। फिर हमारा इदारा उनकी प्रॉपर शरई तकाज़ों के मुताबिक कफन, दफन, गुस्ल का इंतज़ाम करता है, और हम लोग फिर उसके कब्र की जगह बाय करते हैं, क्योंकि देहात के अंदर हम खुली ज़मीनों में कब्रिस्तान बनाते हैं। शहरों के अंदर जहाँ हमारा ये इदारा बना हुआ है, वहाँ पे बदकिस्मती से कब्र ख़रीदनी पड़ती है, तो फिर हम वो उसके लिए कब्र ख़रीदते हैं। मैंने इस तकलीफ़ को महसूस करते हुए अपने इलाके में एक मॉडल कब्रिस्तान बनाया। बिल्कुल, आपने बनाया, आपने विजिट किया था वो, जी। उस मॉडल कब्रिस्तान के अंदर हमने पूरे ज़िले बल्कि डिवीज़न पूरे में एक वाहिद वो कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर मॉर्चरी भी बनी है, क्योंकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी डेड बॉडीज़ जब आती हैं तो उनकी तदफीन के लिए कई दिन वेट करते हैं वो लोग कि किसी का बेटा आ रहा है, किसी की माँ आ रही है, कोई वालद जो बाहर है तो उसने आना है, तो फिर हमने तदफीन करनी है। तो कोई जगह नहीं थी, तो वहाँ हमने मॉर्चरी भी बनाई, वहाँ हमने जनाजे गाह बनाई, वहाँ हमने वो जो भी कफन दफन के साथ जुड़े लवाजमात हैं वो किए, और फिर कब्रें जो हैं उनको एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज तरीके से डाटा बैंक बना के कोई एक सदी के बाद भी ढूंढने आए कि मेरा वालद वालदा या मेरा अपना कहाँ दफन है, तो उसको पता हो कि उसकी कब्र कौन सी है। तो वो हमने वहाँ पे किया है। फिर चूँकि रमज़ान राशन पैकेज इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, लोगों के ज़रूरत है, वो हम बहुत सारे हमारे मुखय्यर हजरात हैं, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। वो डोनर्स जो फ्रंट पे नहीं आते लेकिन हम मेरे इस काज के साथ हैं, वो मेरी ज़ात के साथ नहीं होंगे, पॉलिटिकली शायद मेरे साथ वो ना हो, लेकिन वो मेरे काज के साथ हैं। उन लोगों की मदद से हम हर साल उन फैमिलीज़ को रमज़ान राशन पैकेज देते हैं। शेयर ट्रस्ट उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, और ये सारी एफर्ट जो है नॉन गवर्नमेंटल है। मैं 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हेड की हैं, मैंने उन 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ में भी 1 पाई 1 रुपया भी अपने ट्रस्ट के ऊपर स्पेंड नहीं किया, कोई फैसिलिटेशन उस वक्त अपने दायरे को नहीं की है। अब तो नॉन गवर्नमेंटल सपोर्ट से चलाया, क्योंकि जब गवर्नमेंट के 5 रुपए भी उस अदारे में शामिल हो गए
तो वो अदारा इसलिए सफ़र करेगा कि 5 रुपए किधर गए बिल्कुल मेरी वजह से, तो इसलिए उसको हमने टोटल नॉन गवर्नमेंटल रखा। फाइनेंसेस किस तरह से मैनेज करते हैं आप लोग अभी? देखिए उसमें हमारी ना बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, अभी मेरी वालदा की डेथ हुई है जो ही, तो एक पहले ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था, यानी एज एन NGO चल रहा था। फिर हमने बैठ के फैसला किया कि इसको हम ट्रस्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि मेरे बाद भी ये चीज़ें चलें। उसमें मेरी वालदा की डेथ के बाद जो वालदा की ज़मीनों में शेयर था वो हमने ट्रस्ट को डोनेट किया। फिर वालदा की जो बैंक में कुछ बैलेंस था और कुछ उनकी जमा पूंजी जो थी वो हम बच्चों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, ना उनकी ज़मीन से शेयर लेंगे, ना हम उनके बैंक से शेयर लेंगे, या जो उनके पड़े हुए वसाइल हैं हम उसको अपने ट्रस्ट को देंगे। और अभी हमने उनकी उस जगह पे शरीफा बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल 100 बेडेड शुरू कर दिया, और उस हॉस्पिटल में हम अपने वसाइल से उसको बना रहे हैं। आई कैंपस हम उसका इनागोरेट कर चुके हैं, साथ ही हमारा गायनी का कैंपस कंप्लीट है, और उस 4 स्टोरी हॉस्पिटल का पहला फ्लोर जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उसके बाकी 3 फ्लोर भी बनाएंगे। अब ये कैसे हो रहा है, अब ना मैं किसी से 1 रुपया भी मांगती हूँ, ना मैंने अपने पूरे सियासी कैरियर में किसी से अपने ट्रस्ट के लिए सपोर्ट मांगी, ना ली। ऐसे ही हमारा एक पैनल है स्टूडेंट लाइफ से जो मेरे साथ जूनियर थे या मेरे सीनियर थे डॉक्टर्स, वो मेरे इस इदारे के साथ शुरू से मेरी काज के साथ सपोर्ट में रहे। वो लोग इसके मेंबर्स हैं, कुछ हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट इसके मेंबर्स हैं, और सारा सिस्टम हमारे मेंबरान के ज़रिए चलता है। कोई हमने किसी भी डोनर एजेंसी से हम कुछ नहीं लेते। अच्छा। और किसी डोनर एजेंसी में USAID है, ये आपकी मुख्तलिफ अदारे हैं जो इंटरनेशनल लोकल, किसी से हम बैतुल माल समेत 1 रुपया भी हम किसी से नहीं लेते। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मेंबर्स इसको मैनेज कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स मैनेज करते हैं। और ये एक हमने ट्रेंड सेट किया है कि इसलिए नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो क्योंकि ये अदारे जो हैं वो बैतुल माल हो, सोशल वेलफेयर हो, या इंटरनेशनल NGOs हों, उनको उस तरफ जाना चाहिए जहाँ पे हमसे ज़्यादा डिप्राइव्ड कम्युनिटी है। जी। हम सिर्फ मेरी शक्ल देख के वहाँ नहीं आना चाहिए, मुझे खुश करने के लिए नहीं आना चाहिए, उन्हें वहाँ जाना चाहिए जहाँ जिनकी शक्ल को कोई नहीं जानता, जिनकी, और इसलिए हम किसी के पास जाते नहीं हैं। अब चूँकि हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बड़ा है, हॉस्पिटल बनाना और फिर उसको चलाना इट्स अप हिल टास्क। उसके लिए अब हमें अपने डोनर्स को वसी कर रहे हैं, टीम जो है उसको ट्रस्ट के साथ अटैच कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो सैकड़ों मरीज़ शरीफा बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल के OPD में आज भी सुबह वो 8 बजे हॉस्पिटल खुलता है तो लोग टोकन लेके वहाँ सैकड़ों की तादाद में उनकी उम्मीद का मरकज़ है। पापा मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो बच्चों की शादियाँ आपने अपने हल्के में कराई, वो भी बहुत ही प्यारा हम देखते हैं मंजर होता है, वो जो खुशियाँ उनके चेहरे पर होती हैं, उनके माँ बाप के चेहरों पर होती हैं, वो आपकी वजह से, आपकी टीम की वजह से होती हैं। थोड़ा सा उस पर बताएं कैसे चल रहा है। देखिए बेसिकली जो इस वक्त की सिचुएशन और हालात हैं, बहुत सारी ये जहेज़ की लानत का शिकार हमारी जो माशरती बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई ये भी है कि जहेज़ जो है वो, और लेकिन एक तरह से वो ज़रूरत भी है बच्ची की। आज के सेल्फिश माशरे में जब बच्ची को आप अलहदा करते हैं तो वो उसके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो किधर जाएगी। लेकिन वो एक्स्ट्रा डिमांड के साथ जुड़ा जो हमारा सोशल ईवल्स के उस सफ़र में एक माइंड सेट है, उसको शिकस्त देने के लिए हमने शेड ट्रस्ट से ये बेड़ा उठाया था। और हम ये करते हैं कि एक डेट फिक्स करते हैं और कि फ़लाँ दिन वो गैप होता है हमारा कम से कम 3 माह का, ठीक है, और 3 माह पहले डेट वो हम अनाउंस करके उनको ये लड़की वाला और लड़की वाले दोनों आके हमारे पास रजिस्टर होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बंदा इज्तिमाई शादी में नहीं आता। अगर लड़की वाले तो मजबूर होते हैं कि वो बारात वगैरह नहीं टेक केयर कर सकते और
जहेज़ नहीं दे सकते तो वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। लड़के वाले एग्री नहीं करते कि भाई हमने इज्तिमाई शादी में जाके दुल्हन को नहीं लेके आना। अच्छा, दोनों का एक जगह पे मुत्तफिक होना ज़रूरी है। वो जब दोनों मुत्तफिक हो के आपस में रिश्ता करके डेट रख के हमारे पास एनलिस्ट हो जाते हैं कि ये जो आपकी डेट है इसमें हमारा भी एनलिस्टमेंट कर लें, तो वो हमारी एक बन जाती है लिस्ट, जो शार्ट लिस्ट 1 महीना पहले हो जाती है। ठीक है। उसको शार्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा होता है कि जो बच्ची हमारे पास आई है वो यतीम हो, पहला क्राइटेरिया। उसका कोई सहारा आसरा ना हो, उसकी वालदा बेवा हैं और भाई छोटे हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में ये भी है कि जो अफोर्ड कर सकता है जब उसे कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो वो भी लाइन में आगे खड़ा हो जाता है। तो हमने ये रखा कि भी वो बच्ची जिसका वालिद नहीं है और भाई छोटे हैं, कमाने की उम्र में नहीं है, और माँ जो है वो बेसहारा होते हुए वो हमारे पास आए और हम उसका बोझ उठाएंगे। हम फिर उसके लिए जो ज़िंदगी की बेसिक कमोडिटीज़ हैं, हमारे डोनर्स जो हैं फिर उसको स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है। देखिए, अगर वो फ़र्ज़ करें कि 25 शादियों की लिस्ट है, जस्ट सपोज, तो 25 है या 50 है या 100 है, उसका हमने एक डोनर तो वो अगर किसी ने वॉशिंग मशीन देनी है उसको, तो वो एक डोनर तो 100 नहीं दे सकता ना। उसका एक आइटम हम उसके ज़ुम्मे लगाते हैं, वो अपने साथ टीम बना ले, वो अकेला दे दे। ठीक है। और उसने वो एक आइटम देना है। अगर पेडेस्टल फैन है तो वो किसी एक ने देने हैं सारे। अगर आपके जो है वो बेड है या उसकी पेटियाँ हैं, कबर्ड है, सेफ है, चूल्हा है, किचन की उसकी जो भी यूटिलिटीज़ हैं जिसमें बर्तन हर तरह के, कोई डिनर सेट है, कोई यहाँ तक कि उसकी शादी का जोड़ा जो है वो भी एक कलर का फिर हम ऑर्डर देते हैं कि भाई एक जैसे जोड़े चाहिए। और तकलीफ़ दे बात उस वक्त आती है जब जूते की बारी आती है, क्योंकि शूज़ हर एक का साइज़ एक नहीं होता। कपड़े जो है हम उनको एडवांस में अनस्टिच देते हैं विद पैसे कि आप अपने साइज़ के सिलवा लें। ठीक है। अब जूता जो होता है वो फिर हम उनके साइज़ का एक जैसा तो ले नहीं सकते। वो फिर जब हम उन्हें कहते हैं कि जूता आप मैनेज कर लेंगे, तो वो कहते नहीं। उसके पैसे भी जब हम उनको देते हैं, और मैं वो बच्चियां जब जिस दिन शादी होती है तो ज़ाहिर है वो मेकअप एक रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बच्चियां जो मुख्तलिफ देहात में काम कर रही होती हैं या पार्लर्स हैं, उनको फिर हम एंगेज करते हैं। ठीक है। और इतनी तादाद में बच्चियों को तैयार करना, उनको वो चूड़ियाँ, मेहंदी, तो वो डेफिनेटली खूबसूरत मंजर भी होता होगा। बहुत। आपका कभी दिल करता है कि इतना अच्छा फलाही काम भी कर रही हैं, साथ साथ डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, तो कभी दिल करता है कि इन सारी चीज़ों को, सियासत को छोड़ के बस इन्हीं 2 चीज़ों पे फोकस करूं मैं, या सियासत से अब नाराज़गी है? देखिए, सियासत मेरा एक स्टेप है, एक लेबल है जो इन अज़ाइम को, इन मकासद को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ इस मुल्क के अंदर सियासत के या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स या अच्छे काम हैं, उनको वो ब्यूरोक्रेट हो, वो आपका सनतकार हो, वो आपका सरमायादार हो या आपका आम शहरी हो, वो आपकी सपोर्ट, बहुत कम लोग हैं जो आपकी काज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अक्सरियत लोग जो है आपकी ज़ात को सपोर्ट करते हैं कि रिटर्न में क्या मिलना है, और वो इन हिडन मेरी काज सपोर्ट हो और रिटर्न में अगर उनको कुछ मिल जाए मुझसे जो जायज़ हो और एज़ पर ला हो, तो मुझे खुशी होती है कि ये बेवकूफ़ जो है ये अल्लाह के साथ ट्रेड नहीं कर रहे, ये अल्लाह के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये लोग जो है वो डॉक्टर फिरदौस के लेबल को सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर फिरदौस की काज को सपोर्ट नहीं कर रहे। और यकीन माने कि हमारे यहाँ जो आप बात कह रही हैं ना, मेरी ना शक्ल बदली है, ना मेरे मकासद बदले हैं, ना मेरा मंजिल और सफ़र बदला है, और आप पार्टी भी नहीं बदलनी। ऑफ कोर्स मेरी कमिटमेंट अपनी काज के साथ है। तो जो बदला है, लेबल बदला है, तो लोगों की नज़रें बदल गई हैं, लोगों के रवैये बदल गए हैं, लोगों की जो रिस्पांस बदल गए हैं। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दैट्स द रीज़न कि मैं काज वालों को अपने साथ रखती हूँ। ठीक है। यानी जो मेरे डोनर्स हैं वो आपके साथ उनको मेरी
पोस्टों से कोई लेना देना नहीं, उनको मेरी पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, मेरी मिनिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। वो जो मेरी मिनिस्ट्री या मेरे लेबल या उहदे के साथ लोग आते हैं वो फसली बटेरे होते हैं, वो उतनी देर आते हैं जितनी देर वो होता है, उसके बाद वो उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन जो काज के साथ जुड़े लोग हमेशा साथ रहते हैं और वही हमारे लिए एक असासा है। और मैं आपके प्रोग्राम से उनको सैल्यूट करती हूँ। अगर वो मेरे साथ ना होते तो डॉक्टर फिरदौस की काज कब की मर गई होती। मुझे और मेरी काज को जिंदा रखने वालों आपको सलाम। बिल्कुल आपा, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, अभी एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे। पीटीआई में कौन सी तब्दीलियां आप चाहती हैं, क्या आप राजी हो जाएं उनसे? देखिए, पीटीआई में कोई भी ऐसा बंदा जो मुझे जानता है, मेरे चेहरे को जानता है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने पार्टी को डिफेंड नहीं किया। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने फ्रंट लाइन पे आके पार्टी के नैरेटिव को प्रमोट नहीं किया। वो ये नहीं कह सकता कि पार्टी जो है उसने मुझे आवाज़ दी हो और मैंने हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट्स नहीं भुगती। पेशावर तक मैं कंटेम्प्ट्स भुगत के आई हूँ पार्टी के नैरेटिव को नरेट करते करते। लेकिन पार्टी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन और पार्टी के अंदर जो हाईजैकर्स बैठ के टीनेजर्स, और देखिए मैं 22 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, मैं सीरिया निकाल के उन अंडर 19 टीम के पीछे नहीं खड़ी हो सकती। मैंने सियासत करनी है इज्जत के लिए। और ये मेरे वालिद साहब की ट्रेनिंग है हमें कि इज्जत लेने के लिए पहले बेइज्जत नहीं होना। वाह। तो इज्जतदार तरीके से मिले तो फिर वो इज्जत चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि मैं बिन बुलाए उछलती कूदती फिरूं। जहां बुलाया पार्टी ने मैं गई, इज्जत से बुलाया इज्जत से गई हूँ। जहाँ नहीं बुलाया ना मैं पीछे दौड़े लगाई हैं, ना मैंने धक्के दिए हैं किसी को, ना मैं कंटेनरों पे चढ़ी हूँ, ना मैंने अपने आप को डिग्रेड किया है, और अभी भी नहीं करना। पार्टी ने इज्जत से बुलाना है, जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाऊंगी। आखिरी बार नहीं बुलाया ना तो डॉक्टर फिरदौस अपना काम करती रहेगी। डॉक्टर फिरदौस को तो अपने लोगों के साथ जीना है, अपने लोगों के साथ मरना है। और सियासत जो है मेरी ज़रूरत इसलिए है कि मेरे लोगों के जो राइट्स हैं, जो मेरे लोगों के बेसिक फंडामेंटल राइट्स स्नब होते हैं, मैं उनकी कस्टोडियन, उनको प्रोटेक्ट करने की, खुद चाहते और मैंने उनकी वो सियासत की। देखिए, अभी मैं टीवी की स्क्रीन से गायब हूँ, मैं हल्के से तो गायब नहीं हूँ। मैंने अपने लोगों के लिए जो बेड़ा उठाया हुआ है वो तो मेरा काम चल रहा है। अब पार्टी को मेरी जब जरूरत होगी तो मेरी ड्यूटी लगाएं, बगैर ड्यूटी के बिन बुलाए सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस सारे सिचुएशन में आपको लगता है कि मसला सिर्फ वहीं से, जब आपने बुज़दार साहब को डिफेंड किया, सबसे मुश्किल काम भी किया और साथ खान साहब को बताया भी कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है? देखिए, खान साहब को बहुत सारी चीज़ें तो अब समझ में आ गई होंगी और मज़ीद आ रही होंगी कि जो लोग उनकी मौसूमियत का फ़ायदा उठाते रहे इस हवाले से कि उनको गलत हक़ाइक़ बयान करके सिर्फ़ अपनी उनके दिल में जगह बनाने के लिए या खुशामद करके उनको मनफी चीज़ों के साथ जोड़ के, आप मुझे बताएं ना कि जो उनको ये बताते रहे कि आप आज असेंबली तोड़ें तो कल इलेक्शन हो जाएंगे। 1 साल हो गया ना, तो 1 साल में पार्टी ने जितना सफ़र किया है, सेक्रीफाइस किया है, जितनी वर्कर्स ने मुश्किलात उठाई हैं, और जिस टोले के साथ उनका मुकाबला है, वो टोला एक तजर्बाकार वो गैंग है जो अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और खान साहब को उन्होंने अल्टीमेटली उस गैर तजर्बाकार टीम ने नुकसान पहुंचाया, एक बंद गली में ला के खड़ा किया। आपकी टीम में कौन कौन शामिल है? अगर नाम सबके पता है, आपको सबके नाम पता है। मैं तो एक ही शख्स की तलाश में हूँ, आजम खान की। वो किधर है? असल जिम्मेदार वो है। अच्छा। उसने, देखिए, जो सियासी लोग होते हैं उनको सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होती है? इज्जत। बाकी चीज़ें बाद में चाहिए होती है ना। अगर तो कोई सियासत, प्राइम मिनिस्टर अगर अवेलेबल नहीं है तो PS to PM जो है वो अवेलेबल हो के उन MNAs की, उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की तकलीफ सुन के, उनको अपना ज़ाती कोई एजेंडा नहीं होता। अगर कोई
सड़क मांग रहा है तो अपने लोगों के लिए मांग रहा है, गैस मांग रहा है, उसकी लड़ाई अपने लोगों के लिए। अगर कोई बिजली की बात कर रहा है तो अपने उन वोटर्स की जंग लड़ रहा है ना। तो आप उनको कुछ नहीं दे सकते तो इज्जत तो दे देना, एक कुर्सी दे दें, एक चाय का कप दे दें, उस पे तो कोई आपका खर्चा ये एक बड़ा मसला रहा जो तो ये जब उनको इज्जत नहीं मिलती थी तो वो डिसहार्ट होते थे, वो फ्रस्ट्रेट होते थे, वो फ्रस्ट्रेशन में अपना गुस्सा निकालते थे। ये खान साहब को जाके ये कहते थे कि ये बिक गए हैं, ये इन्होंने इतने करोड़ ले लिए हैं, इसलिए ये इस ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी तकरीरें कर रहे हैं। क्योंकि उसमें असल मसला ये है कि हमारा वोटर ये देख रहा होता है कि ये मेरा नुमाइंदा जो है ये मेरे लिए क्या बोलता है, डिलीवर क्या और ये क्या करता है। वो कोई भी जो वोट लेके आता है वो अपोजिशन से हो या हुकूमत से हो, उसको डिलीवर करना है। यही और अगर डिलीवर नहीं किया तो ये वोट की ताकत जो है अल्टीमेटली उसको ले डूबेगी। और हमारे यहाँ जो मसला रहा कि खान साहब को ये बात पढ़ाई गई, कानून में डाली गई कि ये जो अवामी नुमाइंदे हैं ना, ये तो नौकरी मांगते हैं बेचने के लिए, ये डेवलपमेंट फंड मांगते हैं के लिए, अपने कमिश्नरों के लिए, और ये तो पोस्टिंग ट्रांसफरों से पैसे लेते हैं। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हम पावर करें और उसको कहें कि वो मेरिट पे फैसले करें। आप यकीन माने कि इस मुल्क को आज इस नहज पे ये सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन असल जो इस मुल्क को तबाह करने वाली है वो ब्यूरोक्रेसी है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी आज हम हुकूमत में नहीं है लेकिन चेहरे तो वही हैं ब्यूरोक्रेसी में। डीसी डीपीओ वही है, रीशफल हो गया ना, कोई एक जिले से दूसरे जिले में चला गया। और हमने देखा है आपा जब वो काम नहीं करते थे तो आप जाके लड़ भी पड़ती थी। असल में वो जंग हमारी जाती नहीं है ना, जाती नहीं है आवाम के लिए। हम ये समझते हैं कि जो भी पब्लिक से तनख्वाह लेता है, पब्लिक के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता है, उसको पब्लिक के सामने जवाबदेह होना है। हम सियासतदान तो जवाबदेह होते हैं, वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का इस्तेसाल करते हैं। और कोई भी सियासतदान वो उस वक्त तक गलत काम कर नहीं सकता जब तक उसका सेक्रेटरी साथ हिस्सेदार ना हो। लेकिन आप ऐसा मुझे बताएं कि आज तक मिनिस्टर तो जेलें भुगत रहा होता है, सेक्रेटरी जो है वो कैसे बाहर आ जाते हैं, उनको क्यों जो रिलीफ मिलता है? वजह यह है कि असल माफिया जो है, जो अंग्रेज़ हमें तोहफे में दे गया था, वो ब्यूरोक्रेसी है। और उस ब्यूरोक्रेसी ने इस पाकिस्तान को इस नहज पे पहुँचाया है कि आज भी उनकी सोच जो है वो अंग्रेज़ के उन काले कानूनों के साथ जुड़ी है। क्योंकि डीसी उन्होंने, आप डीसी का घर देखें, जाके कमिश्नर का घर देखें, उस वक्त वासराय को अपनी सुपीरियरिटी के लिए बड़े बड़े घर चाहिए थे। अब वो कौन सा ब्यूरोक्रेट जो इस कौम के साथ चीफ सेक्रेटरी हो या आईजी हो या कमिश्नर डीसीज हों, कौन सा ऐसा है पाकिस्तान में जो खुद आगे बढ़े और कहे जी मुझे 2 कमरे की कुटिया दे दें, ये बाकी जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यहाँ कोई हॉस्पिटल बना लें, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी बना लें, कोई कॉलेज बना लें। कोई पाकिस्तान में बता दें 75 साल में ऐसा को माइका लाल पैदा हुआ हो। जब भी जगह डोनेट की हैं सियासतदानों ने की हैं, हम लोगों ने दी हैं अपने ज़ाती विरासती ज़मीनें कि यहाँ पे बनाएं जी स्कूल, यहाँ बनाएं जी हॉस्पिटल, यहाँ बनाएं जी कॉलेज। लेकिन सफ़र भी फिर सियासतदानों ने किया है। तो लेकिन ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि जो रिफॉर्म्स जो ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करेगा, जो ब्यूरोक्रेसी जिस निज़ाम को आज लेके चल रही है वो अंग्रेज बना के दे के गया था। जब आपने बाकी सारी रिफॉर्म्स कर दी हैं तो ये भी कर तो इसको भी करें। जो एक दफ़ा 17 ग्रेड में ऐसी भर्ती हो जाता है, वो डीसी कमिश्नर और एंड तक 22वें ग्रेड तक उसके पक्ष प्रिविलेज, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है जी। और इस कौम के इस वक्त जो मुश्किलात और मसाइल हैं, आप मुझे बता दें कि कोई पेट्रोल करप्शन हम ख़त्म करने आए थे ना, खान साहब का स्लोगन करप्शन, तो वो जिनको मेरिट पे हमने बिठाया था कि आपने मेरिट करना है, उन्होंने रेट जो था, अगर कोई सिपाही या पुलिस वाला, कोई थानेदार SHO 100 रुपये या 1000 रुपये में काम कर लेता था ना, तो खान साहब का ड्रावा उन्होंने उन पर डाल दिया था कि रेट बढ़ाएं, हम पे सख्ती बहुत है। खान साहब ने कहा करप्शन होने नहीं देनी, उन्होंने उस गरीब की जेब को 10 गुना ज़्यादा कुतरा था।
और वो नाम उन्होंने मेरिट रखा था उन बदबख्तों ने, और इन्हीं मसाइल की वजह से यहाँ तक पहुँचे। और भर्तियाँ जो हुई मेरिट पे, कभी भी हम सियासतदान किसी का हक मार के फिर उसके दरवाजे पे जाना ना, दस्तक देनी है, उसे वोट लेना ना, एक दफा आप उसको चीट कर लेंगे, दूसरी दफा तो आपको के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। तो हमारी अकाउंटेबिलिटी तो हर इलेक्शन में होती है, ब्यूरोक्रेट की अकाउंटेबिलिटी कौन करता है? यही बात है, सोच बदलने की जरूरत है, सिस्टम बदलने की जरूरत है। बहुत और खान साहब को अभी उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, और ये गला सड़ा गंदा निज़ाम जो है वो इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। और सिर्फ खान साहब के साथ ये कुछ जुड़ा एजेंडा नहीं है, जो हमारे 22 करोड़ अवाम है, क्योंकि मैं जब सियासत में आई हूँ तो उस वक्त तो मैं पीटीआई में नहीं थी, वैसे आप तो मैं इसी सिस्टम को बदलने आई थी ना। अगर अभी ऐसी कोई ऑफर हो जाए, पीटीआई देखें आपसे नाराज है, पीटीआई आपको नहीं बुलाती, पीपल्स पार्टी अगर आपको बुलाती है वापस, तो जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पीपल्स पार्टी के 2600 वोट है मेरे हल्के, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। अब मैं पीटीआई के साथ मेरा घर के अंदर लड़ाई या नाराज़गी या गिले शिकवे चल रहे हैं, लेकिन आपको जब आप खामोश हैं तो हर हफ्ते कभी मुझे नून में भेजा जाता है कि मैं नून में चली गई, ऑफर भी आती है, मतलब एक सिस्टम चल रहा होता है ना, सोशल मीडिया की ट्रिक्स चल रही होती है। कभी मुझे पीपल्स पार्टी में भेजा जाता है। भाई जो अक्ल के अंधे हैं उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि जो नून लीग है उसका सिटिंग एमएनए पहले मेरे हल्के में बैठा हुआ है, जो पीपल्स पार्टी है उसकी 2600 वोट जो है मेरे हल्के में है, उससे पिछले साल मैंने 95,000 वोट लिए हैं और पीपल्स पार्टी के उस हल्के में 2600 वोट हैं। अब मुझे अपनी सियासत करनी है, मैंने वोट की सियासत करनी है, मैंने कोई रिजर्व सीट पर नहीं आना, ठीक है, मैंने ओपन इलेक्शन लड़ना है। हालात वाकयात सूरत हाल के मुताबिक मैंने फैसले करने हैं, ठीक है, कि पीटीआई को मेरी जरूरत नहीं तो मेरे लोगों को तो मेरी जरूरत है। मैंने अपने लोगों से लेट्स सी लेकिन ये ऑप्शन है कि आप इंडिपेंडेंट भी लड़ सकती हैं, अपने लोगों के लिए जो मेरे लोग चाहेंगे वो पार्टी के बगैर लड़ेंगे। और पार्टी अगर मेरे साथ, देखिए पीटीआई को अगर मेरी जरूरत नहीं है, बार बार मैं ये कह रही हूं, तो आप पर काम करेंगे, तो मुझे अपने लोगों के लिए तो खड़े होना, तो आप तो खड़ी होंगी इंतखाबात में, तो मैं उन लोगों को तनहा तो नहीं छोड़ना। कब होंगे इंतखाबात आपका? मुझे तो होते नजर नहीं आ रहे, जब भी होंगे। ठीक है, ठीक है, अभी तो जो इंतखाबात का डंडोरा लेके चल रहे हैं उन सब को शौक पूरा हो गया, तो मेरा भी रहता है, तो जब होंगे तो मैं वो शौक जरूर पूरा करूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना, इस ट्रांसमिशन में वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हमें आपको कहेंगे खुश आमदीद। मज़ेदार रमज़ान हमारा मज़ेदार सेगमेंट है। आज क्या बनने वाला है, आज आप गेस करें, कल मैंने गेस किया था, आज आप करें। आज कुछ समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, किचन देख के भी आपको समझ नहीं आ रही, किचन दिखाया जाए हमें जी। अस्सलाम वालेकुम समीन। अस्सलाम वालेकुम सबीन, अस्सलाम वालेकुम शोएब, कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमें समझ नहीं आ रही, ना ठेले की लुक है, ना चाइनीज माहौल है, ना कुछ देसी है, कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या है। अच्छा, आज मैं सरप्राइज हूँ कि आपकी नज़र इन विंग्स पे नहीं पड़ी है, नहीं तो आप समझ जाते कि हम आज कुछ विंग्स के साथ करने वाले हैं। सो आज हम बना रहे हैं केंटकी फ्राइड। ओके, हम आज बना रहे हैं केंटकी फ्राइड चिकन विंग्स। सप्रोसो के मैंने ये यूज़ कर रही हूँ चिकन विंग्स हैं जो कि स्किन के साथ हैं। अच्छा देखिए, हमेशा जब भी ये फ्राइड चिकन आप घर में भी बनाएं या ब्रोस्ट बनाएं या चिकन विंग्स बनाएं तो कोशिश करें कि आप स्किन वाली चिकन इस्तेमाल करें। जितना अच्छा और मज़े का फ्लेवर और जूसी फ्लेवर स्किन वाली चिकन से आता है उतना उससे नहीं, दूसरी चिकन से नहीं आता। नॉर्मली जो बाज़ार में ब्रोस्ट मिलते हैं और जो फ्राइड चिकन मिलती है वो भी स्किन के साथ ही इस्तेमाल होती है। स्किन ये करती है कि स्किन आपका एक पूरा ऊपर का एक लेयर होती है, इसमें कंप्लीट ये फैट है, यानी कि चिकन में कहीं पे भी फ़ैट नहीं होता है, सिर्फ इसकी स्किन में जो ये वाली स्किन होती है इसमें बहुत अच्छा वाला फ़ैट होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये मज़ेदार फ़ैट होता है, यानी कि खाने में भी अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता और ये क्रिस्पी हो जाता है। ये आपकी जो चिकन के अंदर के जितने भी जूसेस और मॉइस्ट होता है ये उसको लॉक कर देता है। इस वजह से अगर हम स्किन वाली चिकन इस्तेमाल करते हैं तो ये फ़ायदा होता है आपको कि आपकी चिकन अंदर से बहुत जूसी होती है, बहुत मॉइस्ट होती है और बहुत सॉफ्ट होती है और उसका जो लुक होता है और जो फ्लेवर होता है वो भी बहुत मज़े का होता है।
अच्छा देखिए, विंग्स जो है ना वो बेसिकली कुछ इस शेप के होते हैं, यानी कि कुछ इस शेप के विंग्स होते हैं, आपने देखे होंगे अगर आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस शेप के विंग्स होते हैं। यहाँ पे बीच में एक कट होता है, जिसको यहाँ पे एक जॉइंट होता है जो कि बहुत इजीली कट घर में आराम से हो जाता है। अगर आपके पास वी शेप के विंग्स आए हैं तो आप उसको इस तरह 2 पीसेस में कट कर सकते हैं। एक तो क्या होता है कि देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं और दूसरी बात ये तो ईजी टू ईट होता है, यानी खाने में बड़ा आपको कन्वीनियंट होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं इसको करने लगी हूँ मैरिनेट अपने मज़ेदार से स्पाइसेस के साथ, जो कि बहुत एक अच्छा फ्लेवरफुल इसकी मैरिनेशन है। अगर आप इसको एक दिन पहले करके रखेंगे, इनफैक्ट अगर आप इसको करके अपने जिप लॉक बैग के अंदर फ्रीज़र में रख देंगे और जब बच्चों का दिल चाहे, जब घर में मेहमान आए, जब अफ्तारी में आपको बनाने हो, आपने निकाले जी और बैटर में डिप किया और ड्राई फ्लोर में डस्ट किया और फ्राई कर दिया। इट्स वेरी सिंपल। 1 टीस्पून डालूंगी, तकरीबन ये ½ kg विंग्स हैं। इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च, अबाउट ½ टीस्पून ऑफ काली मिर्च। अच्छा, उसके बाद आ गया जी ये सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। ठीक है, थोड़ा सा कम ही रखेंगे बिकॉज हम सोया सॉस भी डाल रहे हैं। गार्लिक तकरीबन 1 टीस्पून है। उसके बाद आया जी यहाँ पे सिरका खटास के लिए। अच्छा, सिरका घर में नहीं है तो यू कैन यूज़ लेमन जूस एज़ वेल। दोनों के फ्लेवर में थोड़ा फ़र्क होता है पर दोनों से ही फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे आ गई चॉप्ड हरी मिर्चें जो कि मेरी बहुत एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद आ गया जी कुटा हुआ ये लाल मिर्च, क्रश्ड रेड चिली, और फिर आ गया जी सोया सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, ये सब चीज़ें हमारी इसके अंदर आ गई और अब मैं इसको अपने साफ हाथों से जो है करूँगी मिक्स। हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। और जैसे कि मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया था, एक शो में आपको ये जिक्र किया था कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, यानी कि कुलिनरी का कोर्स कर रहे होते हैं और वहाँ पे सीख रहे होते हैं, तो 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं किचन में एंटर होने से पहले। एक तो आपका सर कवर होना चाहिए, एक आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए, और एक आपकी जो चप्पल है जो आपने पहनी हुई है वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप खुदा न खास्ता किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो कही जाती हैं। हाथ धुले हुए का मकसद ये होता है कि हाथ धुले हुए आप एक एज अ डॉक्टर, हमें कहा जाता है कि आप एज अ डॉक्टर समझें अपने आप को कि आप फूड के डॉक्टर हैं। अगर आपने अपने अंदर हाइजीन मेंटेन नहीं रखी हुई होगी और वो हाइजीन आपकी ख़राब होगी तो आपका खाना ख़राब बनेगा, और खाना ख़राब बनेगा तो जो खाने वाला बंदा है वो उसका भी काफ़ी कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए। बार बार मैं इसीलिए हाथ भी वॉश करती हूँ और सबको बताती भी हूँ कि आपने किचन में जब एंटर होना है तो मेक श्योर कि आपके बाल बंधे हुए हों, टाई हों। बहुत सारी कॉन्टेमिनेशंस होती हैं, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जर्म्स होते हैं जो आपके हाथों से और आपके बालों से जो है वो खाने के अंदर आते हैं। अच्छा, ये मैरिनेशन पे चली गई है और जैसे कि मैंने बताया 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा मिनिमम, मेरे पास टाइम नहीं है, आपने रखना है। और आप से चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, अप टू यू। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसके बैटर पे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सा बैटर है। ½ कप मैदे के अंदर मैं डाल रही हूँ ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है जी, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, वेरी लिटिल सॉल्ट, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर डालना है पानी, बट मेक श्योर कि आपका बैटर जो है वो रनी होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि हम इसके अंदर डिप करेंगे विंग्स को और फिर सिंपल जो ड्राई फ्लावर है उसके अंदर डस्ट करेंगे। इसको मैं मिक्स करती हूँ। ये जी अच्छे से हो गया मिक्स। अच्छा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ कि हमेशा फ्लावर यूज़ करें, आटा यूज़ करें या मैदा बेसन यूज़ करें, छान के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर आपके घर में तो मे बी आप कल ही लेकर आए हों, लेकिन आप जिस स्टोर से लेकर आए हैं आपको उनका नहीं पता कि उन्होंने कितना पुराना रखा हुआ है, कितना बासी रखा हुआ है। सो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो मैदा वगैरह है वो छाने, अगर वो पुराना है तो आपको पता चल जाए, फ़ौरन इसको आप वापस करवा दें। अच्छा देखिए, ये इसकी रनिंग इस पोजीशन होनी चाहिए जब आपने अपना बैटर तैयार करना चाहिए। मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अच्छा, अब मैं करूँगी क्या, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ये आपने देखा होगा कि मैंने जो विंग्स मैरिनेट किए हैं बिल्कुल सूखे सूखे हैं, इसके अंदर कोई मॉइस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे ही सूखे सूखे ही होने चाहिए। उसके बाद आपने इनको अच्छे से मैंने मिक्स किया हुआ है। आपने एक विंग उठाया, उसके बाद आपने इस बैटर के अंदर किया डिप,
जस्ट 1 टाइम डिप ऐसे किया, और उसके बाद आपने सिंपल प्लेन फ्लावर है, आपने उसके अंदर इसको कर दिया डस्ट ऐसे करके, और इसको ऐसे से करके झाड़ेंगे ना तो बड़ा अच्छे से आपके खूबसूरत से जो है ना वो क्रैक्स बनेंगे। अब आप देखिएगा जब मैं इसको झाड़ूंगी ऐसे ऐसे करके, तो ये देख रहे हैं आप, ये क्रैक्स बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारे, ये ऐसे ही क्रैक्स बनने चाहिए, ठीक है। और ये केंटकी वाली जो हमारी जो चिकन मिलती है, जो बड़ी मशहूर एक चिकन है, जो जिन्हें हम कहते हैं बूढ़े बाबा की चिकन, वो बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर आता है। और क्योंकि ये स्किन की चिकन है, बहुत सारी रेसिपीज़ में आपने ऐसा देखा होगा कि डबल कोटिंग करते हैं। मुझे पर्सनली इसकी पतली कोटिंग अच्छी लगती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जो ये चिकन विंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सप्रोसो की है, बहुत साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसको मुझे बिल्कुल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ मैंने इसको धोया है और मैंने इसको कट किया। अच्छा देखिए, मैंने यहाँ पे डिप किया, यहाँ पे मैंने इसको रोल किया, और ज़रा मैदा आपने अच्छे से लगाना है, ठीक है, ताकि अच्छे वाले क्रैक बने। पर ऐसे ऐसे करके इसको, थोड़ा सा मैसी होगा बट उसको आप बाद में क्लीन कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी डायरेक्ट ऑयल में तो ये बड़ा अच्छे से जो है, अच्छा इस पॉइंट के ऊपर जो है आप चाहें तो इसको इस पॉइंट के ऊपर भी, यानी कि आपने करके रख दिया और फ्रिज में रख दिया। जब आपको, वही बता रही हूँ कि आपने ये इसको डस्ट करके रखा, लेकिन आपने फ्रिज में रखा, फिर फ्रीज़ नहीं किया। फ्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, बर्फ़ जो है वो बर्फ़ बनेगी, बर्फ़ जो है मॉइस्ट छोड़ेगी, जब मॉइस्ट छोड़ेगी तो आपका जो ये ड्राई फ्लावर है वो मॉइस्ट में बदल जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि आपने इसको फ्रिज में रखना है, अफ्तारी से पहले आप इसको जो है वो मतलब निकालें और इसको आप फ्राई कर लें। अच्छा, एक और इसकी टेक्निक ये भी है कि जब आपने ये चिकन ली है ना, तो थोड़ी देर तक आपने इसको हाथ नहीं लगाना, इसको टच नहीं करना, इसको आप पकने दें। जब ये थोड़ी सी ब्राउन गोल्डन होगी फिर आपने इसको घुमाना है, तो इसके बड़े अच्छे फ्लेकी से जो है ना वो बनेंगे। इसके ऊपर का जो क्रस्ट है बड़ा खूबसूरत सा बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ये मैं, वैसे नॉर्मली आप अपने घर में भी ये प्रैक्टिस रखें कि एक हाथ से अपना वेट काम करें और दूसरे हाथ से जो है अपना ड्राई काम करें। कितने खूबसूरत इसके फ्लेक्स आए हैं और ये कितने क्रिस्पी हैं। अगर इसकी आवाज़ भी आ रही हो तो ये कितने क्रिस्पी और कितने फ्लेकी हैं। ये आपने इस तरह से ही निकालने हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन करके। अच्छा, इसका मेरा एक बहुत मज़ेदार सा सॉस जो मैंने खुद ही क्रिएट किया, मुझे बड़ा पसंद है और मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है। थोड़ा सा ऑयल के अंदर हम डालेंगे चॉप्ड अनियन, ओके, ठीक है, और जैसे ही ये फ्राई होगा उसके बाद मैंने डालना है गार्लिक। ये आपको सुनकर ही लगेगा कि स्वीट एंड सॉर, कुछ टैंगी कुछ स्वीट टाइप का जो है इसका फ्लेवर है, विच इज़ रियली गुड एंड आई रियली लाइक यू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टैंगी टाइप ऑफ सॉस विद द विंग्स, ठीक है। सो उसके बाद अब मैंने डालना है गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक अबाउट 1 टीस्पून डालूँगी मैं। और आज हमारा जो है ड्रिंक भी है साथ में, फटाफट से मैं ये रेडी करती हूँ ताकि हम ड्रिंक पर आएँ, जल्दी से ये कुक हो। उसके बाद आएंगे हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स। अच्छा जी, ये है चिली गार्लिक सॉस, उसके बाद है इमली की वही खट्टी मीठी चटनी, ये है सोया सॉस, सॉल्ट, रेड क्रश चिलीज और ब्राउन शुगर एंड विनेगर। अगर आपको वैसे ही देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये सॉस बनेगा, तो जो आपके घर में इमली की चटनी होती है आपने वो डालनी है, तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून। इस इमली की चटनी में खाली चीनी है, नमक है और इमली है। अच्छा, उसके बाद मैंने डाला ये चिली गार्लिक सॉस, किसी भी अच्छी कंपनी का चिली गार्लिक सॉस आप ले लें, और तकरीबन ये जाएगा 1 टेबलस्पून सोया सॉस। उसके बाद ये जाएगा हमारा तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सिरका, और फिर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून ही ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर हैज़ अ वेरी गुड फ्लेवर विद टैमरिंड एंड विद विनेगर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया हल्का सा सॉल्ट एज़ पर टेस्ट, और अब मैंने देनी है इसको अच्छी सी मिक्सी। देखिए, ये ऐसा सा सॉस कुछ बनेगा जो कि देखने में भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होगा। अच्छा, इसको हम यहाँ थोड़ा सा पकने देते हैं और हम आते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। ड्रिंक हम आज बना रहे हैं, आज नाम जो है ना वो शोएब बताएंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट्स बताएं आप जल्दी से, शोएब उसका नाम बताते हैं, हम उसका नाम रखते हैं फिर। अच्छा, आज हम बना रहे हैं लेमू टैंगा लीमू टैंगा, और हम यूज़ कर रहे हैं लेमन लीमू टैंगा। लीमू टैंगा में हम यूज़ करेंगे
क्या यूज करेंगे आप गैस करें, आपको गैस करने का बड़ा शौक है ना, और टैंग यूज गैस होगा। करें। टैंग का फ्लेवर आप डिपेंड करता है कौन सा यूज हो रहा है। अच्छा देखें जी, बिल्कुल सही बोला। हम आज यूज़ कर रहे हैं टैंग लेमन पेपर, वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड। टैंग की सबसे अच्छा फ्लेवर, मुझे बहुत मज़े का फ्लेवर लगता है। इसके अंदर है विटामिन सी, डी एंड जिंक। सो 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसके अंदर टैंग का ये लेमन पेपर का फ्लेवर। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी ये ऑरेंज सोडा, कल भी मैंने इस्तेमाल किया था, आज मैं फिर इस्तेमाल करूँगी, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है लीमू टैंगा या लेमू टैंगा। उसके बाद डालेंगे हम ये सोडा, और इसके अंदर बहुत कुछ ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टैंक के अंदर सब चीज़ें मौजूद होती हैं। चीनी वगैरह को भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बर्फ़ तो हम डालेंगे, बर्फ़ इज़ मस्ट। उसके अलावा मैं इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करी, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड फ्लेवर अलॉन्ग विद ऑरेंज सोडा ड्रिंक और लेमन पेपर के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देगा। अब ये गुड़ ब्रांड हो रहा है। अच्छा, इसको किया मैंने बंद, और इसको अब हम करेंगे ग्लास में निकालेंगे। अच्छा, अभी जो हमारी इसकी सर्विंग है वो है बाकी, और मुझे बड़ी अच्छी जो है ना वो आ रही है खुशबू इस ड्रिंक की, ज़बरदस्त वाली। आई होप कि लोग ये ड्रिंक्स जो हैं वो बनाते भी हों घर में, क्योंकि आपको बड़ी वेरिएशन चाहिए होती है, ट्राई करते हों। अच्छा, ये जो हमारा सॉस है ये मैंने डाला इसके अंदर, और ये है बड़ा मज़े का एक इसका बड़ा मज़े का एक आएगा फ्लेवर। इसको हमने ऐसे हल्की सी दी मिक्सी, बिल्कुल हल्की सी मिक्सी दूंगी मैं इसको, ताकि कहीं पे लगे कहीं पे ना लगे। और ये सॉसी, जूसी, खट्टी, मीठी और बहुत ही मज़े की जो है ना मुझे इसके अंदर से खुशबू इस वक्त आ रही है। आई होप कि आप लोग स्टूडियो में हों और आप लोग भी इसको एंजॉय करें। अच्छा जी, अब हम इसको निकालते हैं एक एक करके। कहीं पे लगा हुआ होगा, कहीं पे नहीं लगा हुआ होगा सॉस। ये देखिए क्या जबरदस्त खुशबू आ शक्ल हो रही है। हम इन विंग्स को फील कर रहे हैं, मुझे तो उसकी अभी खुशबू आ रही है। अच्छा, और विंग्स जो है ना वो वैसे भी मेरे बड़े फेवरेट हैं, मुझे बड़े पसंद है विंग्स, और इस तरह के विंग्स तो क्या ही बात है। ओके जी, अब हम इसके ऊपर डालेंगे हल्के से सेसमी सीड, which looks really beautiful with the wings and डालेंगे, और थोड़ा सा मैं डालूंगी स्प्रिंग अनियन, हल्की सी बिल्कुल। ये जी हो गए हमारे ज़बरदस्त से रेडी विंग्स अलॉन्ग विद द लीमू टैंगा। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू समीन, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेगमेंट, एंड आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़रूर ट्राई करेंगे और हमें फीडबैक भी देंगे और भी शेयर करेंगे। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब ज़रा बात करते हैं बलूचिस्तान की। बल्कि सबसे पहले बात करते हैं एक ट्वीट की, जो कि बलूचिस्तान हुकूमत के सेक्रेटरी इत्तलात मोहम्मद हमजा शफकात साहब ने, और उन्होंने ये कहा अपनी ट्वीट में कि जिससे हम सब ज़रूर हैरान हुए कि वो कहते हैं, वो शिकवा कर रहे हैं कि मीडिया ने बलूचिस्तान को उस तरह से कवरेज नहीं दी जिस तरह से उनको कवरेज देनी चाहिए थी। वो कहते हैं जितने मस्बत काम यहाँ पर हो रहे हैं उसकी कवरेज नहीं मिल रही। तो मैं सोचा कि हम हमजा शफकात साहब को प्रोग्राम में दावत देते हैं, उनसे इस बारे में बात भी करते हैं कैसे इस मसले को हल किया जाए। एक तो ये मामला, दूसरा ये कि क्या वाकई ऐसा है कि बिल्कुल कवरेज नहीं मिलती बलूचिस्तान को। तो हमजा शफकात साहब साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमजा, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपको आपकी ट्वीट के हवाले से बात करेंगे कि आपने कहा कि बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया गया है, मीडिया उस तरह से कवरेज नहीं दे पाता, मुस्बत कामों को नहीं दिखाया जाता, ऐसा क्यों आपको महसूस हुआ? थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं हम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम न्यूज़ उन बेहतरीन चैनल्स में से है जिनको मैंने जब भी अप्रोच किया है कोई मुस्बत खबर के बारे में या बलूचिस्तान में कोई चीज़ हो रही हो उसके ऊपर वो ज़रूर कोऑपरेट करते हैं। लेकिन मेरा शिकवा ज़्यादातर और जो आपके अलावा और 8 से 9 और चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मेरा उनके ऊपर है। उनके ऊपर हमने एक एनालिसिस किया, एक स्टडी की, क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से जितने भी हमारे पैकेजेस बन रहे थे या जो भी हम मीडिया को बुलाते थे, आज भी हमने 2 बड़े इंपॉर्टेंट MOU साइन किए हैं, 2 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं इनॉग्रेट हुए हैं, उसमें हमने सारी मीडिया को दावत दी, लेकिन वो कहीं पे भी कोई टिकट नहीं चला। नेशनल मेजर मीडियाज़ पे, हम न्यूज़ के अलावा बाकी मीडियाज़ पे नहीं चला। अब इसके ऊपर मैं क्योंकि 4-5 महीने से ये देख रहा था कि हमारा चल नहीं रहा, ऑल्दो मैं जब खुद पर्सनली अप्रोच करता हूँ
चले वो तो एक पर्सनल आपका ताल्लुक होता है, पर्सनली किसी को पर्सनली आपको ऑब्लाइज करते हैं, लेकिन मैं तो कल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हूँगा, मेरा तबादला हो जाएगा। मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो मेजर टीवी चैनल्स हैं वो बलूचिस्तान को ऑन एवरेज 30-40 सेकंड देते हैं डेली बेसिस पे, अगर डेली बेसिस पे, और हमने पूरा एनालिसिस किया एक साल का, और ये 2017 से अभी की बात नहीं है, 2017 ऑनवर्ड्स यही रहा है। और उसके ऊपर जो मैंने खोज लगाया तो उस पर यही पता चला कि सर क्योंकि बलूचिस्तान की व्यूअरशिप इतनी नहीं है, फिर ये टीआरपी रेटिंग्स नहीं हमें मिलती, और पूरे बलूचिस्तान के अंदर आप हैरान होंगे कि यहाँ पर अभी तक टीआरपी सिस्टम भी इंस्टॉल्ड नहीं है। वो आपको पता ही है कि जो सिस्टम है नॉर्मली केबल्स के बाहर लगाया जाता है, सलमान दानिश साहब का जो सिस्टम है वो बलूचिस्तान में काम ही नहीं कर रहा। तो जब इधर से रेटिंग्स ही नहीं आ रही, इधर से कोई डेटा ही नहीं जा रहा, दूसरा इधर से जो एडवर्टीजमेंट का बजट है वो बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में हमारा 5-6% भी नहीं है। यानी कि पंजाब के अंदर अगर एडवर्टीजमेंट बजट देखे तो अराउंड 5 to 6 बिलियन रुपीस है, जो कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेरियस प्रोग्राम्स भेजते हैं, जबकि बलूचिस्तान में ये बजट अराउंड 30 करोड़ है। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट ना होने की वजह से भी जो बड़े टीवी चैनल्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम इसी तरह सिर्फ टीआरपी और अपना प्रॉफिट ही देखते रहेंगे तो फिर तो बलूचिस्तान में हम कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ की हाईलाइट नहीं कर सकेंगे। और यही मैं देख रहा हूँ कि इसका इमेज तेजी से नीचे की तरफ जाई जा रहा है। कोई धमाका हो गया, कोई मोटरसाइकिल पे फट गया तो उसके ऊपर तो टिकट वगैरह चल जाएंगे, लेकिन अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट हो गया, कोई बिजली का मसला हल हो गया, कोई बड़े 4 डैम्स बना दिए गए, उनके ऊपर हमने कवरेज भी कराई लेकिन उसको मीडिया उस तरह प्रोजेक्ट नहीं करा। तो मेरी वो एक तरह से मेरी फ्रस्ट्रेशन थी जो मैंने ट्विटर पे शो की, और लेकिन उसमें डेफिनेटली हम न्यूज़ इज नॉट पार्ट ऑफ दैट, क्योंकि आप लोग तो हमेशा बहुत कोऑपरेट करते हैं। जी अच्छा हमजा, यहीं पर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि अभी आप जब वहाँ पर हैं क्या हालात थे जब आप गए, क्योंकि आपका एक किरदार रहता है आप जहाँ पर भी जाते हैं। इस्लामाबाद की अगर बात करें, इस्लामाबाद के जब आप डीसी थे तो यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस हैं, वो हम सब ने देखी, और वहीं से ही पता चला हमजा शफकात भी हैं, उससे पहले भी डेफिनेटली आपका काम था, नाम था, लेकिन लोग आपको आपके काम से जानते हैं सबसे ज़्यादा। बलूचिस्तान में क्या हालात थे और अभी क्या क्या तब्दीलियाँ आप लेकर आए हैं? बलूचिस्तान हुकूमत ने मुझे बड़ा राइटली प्लेस किया। आज से 5 महीने पहले उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में प्लेस किया, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आते साथ ही मैंने एनालिसिस शुरू किया। बड़ी जो हमारी अचीवमेंट ये थी कि हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को डिजिटलाइज करने के लिए कोशिश शुरू कर दी, और हमारी पहली एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 में पास हो चुकी हुई है। इससे पहले ये 11 साल पुरानी पॉलिसी थी जिसके अंदर सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उस तरह से स्कोप नहीं था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट ने हमारी पहली डिजिटल जो एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है, और पूरे पाकिस्तान में हमारी एक तरह से वो फर्स्ट डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी है, वो हम लेके आ चुके हैं। दूसरा, हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेरी जिम्मेदारी लगाई, और मैं गूगल जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है उनके साथ हम राब्ते में रहे, बहुत ज़्यादा उनके साथ राब्ते में रहे, उनको कन्विंस किया, बलूचिस्तान के हालात के बारे में बताया। तो गूगल ने 1000 स्कॉलरशिप जो हैं वो अब हुकूमत बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को दे दी हैं। अच्छा। उन स्कॉलरशिप्स के ऊपर बच्चों को 6-6 महीने 7-7 महीने के कोर्सेज कराए जाएंगे, जो कि तकरीबन $5 लाख वर्थ के हैं। यानी कि अगर कोई प्राइवेटली वो कोर्स करना चाहे तो ये 1000 बच्चों का $5 लाख लगता है। तो वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चों को ट्रेन कराएंगे बलूचिस्तान में, और ये बच्चे जब ट्रेन हो जाएंगे, इसका वो जब इम्तिहान पास कर लेंगे तो उनकी प्लेसमेंट, उनकी जॉब पूरी दुनिया में जो उनका टैलेंट है वो भी गूगल उसमें हमें हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल तुर्बत में हमारा बच्चा बैठा हुआ है, उसके पास उसने कोर्स की डिग्री कर ली है, कोई गूगल की सर्टिफिकेशन, तो उसको इंडोनेशिया में जॉब अगर मिल रही है तो उसको इंडोनेशिया में वो जॉब ऑनलाइन करवा के देंगे। इस तरह किसी को अमेरिका में मिल रही है, किसी को, तो ये एक तरह से 1000 बच्चे को अगले 6 महीने में 1000 बच्चा और फिर उनकी 1000 फैमिली, तो आप समझ लें कि 40-50 हज़ार बच्चे जो हैं इनकी लाइफ चेंज होगी। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। फर्स्ट हमारी डिजिटल मीडिया पॉलिसी आ चुकी हुई है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हम कंप्यूटराइज कर चुके हुए हैं, और ओवरऑल जो हुकूमत बलूचिस्तान भी है, मैं आपको बताऊं कि हमें इस्लामाबाद में बैठा होता था और मैं ये समझता था कि यार ये बलूचिस्तान तो एक गांव सा ही है जहाँ पे कोई धमाके होते रहते हैं, लेकिन बिलीव यू मी यहाँ पर इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ पर इतनी वाइब्रेंट कम्युनिटीज हैं, इतना ज्यादा टूरिज्म का पोटेंशियल है। एक्सप्लोर नहीं हुआ की बात, शायद एक्सप्लोर नहीं हो रहा, मीडिया भी नहीं आ रहा। यहाँ पे लोगों को डराया जाता है कि बस बम फट रहे हैं, तो टूरिस्ट भी नहीं आते, रिलीजियस टूरिस्ट भी नहीं आ रहे, इन्वेस्टर भी नहीं आ रहा, बिजनेसमैन भी नहीं आ रहा। और ये कितना अच्छा हो कि अगर ज़ाहिर है हमजा भाई, अगर ये सब चीज़ें मीडिया पर आएँ और तवातुर के साथ आती रहें तो ज़ाहिर है उसमें हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की निगाह भी वहाँ पर जाएगी। लेकिन एक बात हम ज़रूर ऐड करेंगे कि जब हम किसी भी मामले को फिक्स करने की बात करते हैं तो विद ड्यू रिस्पेक्ट क्या क्रिटिसिज्म इस तरह करना चाहिए हमें, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम ऐसी कोई ट्वीट करते हैं या ऐसा कोई बयान देते हैं बलूचिस्तान से मुताल्लिक, तो हम देखते हैं कि दुश्मन उसका फ़ायदा भी उठाता है। तो आपको नहीं लगता कि कोई और तरीका ज़रूर होना चाहिए इन इश्यूज़ को हल करने के लिए?
नहीं, आई एग्री बिल्कुल। वो बस मैंने ट्विटर के ऊपर एक आउटबर्स्ट हुआ, एक रात को बस मैं बैठा हुआ था और उस बैठ के मैं परेशान इसलिए हो रहा था कि पिछले कितने महीनों से हमने पैकेजेस भेजे, वो चले नहीं। तो मैंने ट्वीट तो इस तरह की लेकिन आई अंडरस्टैंड इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, इसकी नेगेटिव कॉनोटेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस छोटी सी बात के ऊपर, इस ट्वीट के ऊपर मुझे इतना इमेंस रिस्पॉन्स आया है। पाकिस्तान के जो टॉप 10 बड़े चैनल्स हैं उन सब के डायरेक्टर न्यूज़ ने मुझसे रब्ता किया है। ज़ाहिर है हमजा शफकात की ट्वीट थी। हमजा भाई कोई ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? जब आप डीसी थे तब से ज़ाहिर है जितना प्यार लोग आपको देते हैं, इस्लामाबाद मिस्ड यू, तभी तो ज़ाहिर है जिस पोजीशन पे आप हैं तो वहाँ पर आपकी और जिम्मेदारियां। आई एम ग्लैड कि जो आपने हाईलाइट किया उसको आगे से रिस्पॉन्स मिले। एंड दिस हम न्यूज़, आवर प्लेटफॉर्म, आवर शो, इट्स ऑल योर्स। आप जब बताएंगे कि ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो बात है जिस पर हमें बात करने हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, हमेशा हम अवेलेबल रहेंगे। हमजा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज बढ़ते अब एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ रमजान और हम। वेलकम बैक जी। रमजान और हम आपको कहेंगे खुश आमदीद। सैर का वक्त हुआ जाता है। वन ऑफ आवर फेवरेट कंट्री तुर्किया। जब तुर्किया की हम बात करते हैं, हॉट एयर बैलून्स भी याद आते हैं, कैपाडोशिया के डोनर कबाब भी याद आता है, वहाँ की कोन आइसक्रीम जो कि बार बार फ्लिप कर देते हैं, बहुत शेफ, बहुत से आर्टिस्ट याद आते हैं, रुझान अब यहाँ पे नजर आते हैं, नजर आते हैं। उनके ड्रामे पाकिस्तान में बहुत मकबूल हुए। तो तुर्किया की आज हम बात कर रहे हैं। खुरम इलाही साथ मौजूद हैं। खुरम भाई, तुर्किया की तारीख। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इसकी तारीख ये है कि इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस्तांबुल दारुल खिलाफा रहा, रोमन्स का, लैटिन्स का, खिलाफत उस्मानिया का, लेकिन जदीद तुर्किया का वो नहीं है। और अगर तारीख में जाने से पहले आज देखें तो तुर्की का जो शहर इस्तांबुल है, ये दुनिया में वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों पर है। लेकिन इसकी एक और जो हैरत अंगेज़ बात है कि इसके 95% हिस्सा जो है वो एशिया में शामिल है। तभी जब आप इसको देखते हैं तो आप में इसमें यूरोपीय रंग कम नज़र आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसकी वजह इस्लामी तहजीब है, और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें एशियाई रंग हैं जिसको हम ओरिएंटल कहते हैं। तो हम जब दुनिया की तकसीम करते हैं अमूमन उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, ओरिएंटल्स एंड ऑक्सीडेंटल्स। इसके अलावा अगर हम इस्तांबुल की तरफ बढ़े तारीख में जाने से, अभी तारीख में हम जाते हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ इस्तांबुल को देखें तो 3000 मसाजिद मौजूद हैं वहाँ पर, और अगर पूरे तुर्की को देखा जाए तो वहाँ 82,600 मसाजिद मौजूद हैं। और यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है, जो हमें सीखनी चाहिए, कि वहाँ की मसाजिद मुकम्मल होती हैं। हर वक्त मुकम्मल यानी कि वो बनी हुई हैं। हमारे यहाँ अमूमन मसाजिद अंडर कंस्ट्रक्शन रहती हैं फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो मसाजिद बनाते इसलिए थे कि वो मुकम्मल हों, रियासत उसे बनाए, लोग वहाँ आएँ। और हाया सोफिया, खैर वो तो बाद में कन्वर्ट हुई, लेकिन ब्लू मॉस्क जो है इस्तांबुल की, वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। और उसकी तारीखी एक वैल्यू ये भी है, जो कि एक लेजेंड है दोबारा, कि उसके 6 मीनार थे। उससे पहले किसी मस्जिद के उस ज़माने में 6 मीनार नहीं होते थे, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जो मस्जिद थी उसके उस ज़माने में 6 मीनार थे। तो कहा जाता है कि जब सुल्तान ने कहा, अहमद ने, कि इसके मीनार बनाएं, तो वो जो तुर्किया का वर्ड है गोल्ड और 6 वो ओवरलैप हो रहे थे। तो गोल्ड बहुत महंगा है, तो कंस्ट्रक्टर ने सोचा होगा 6 मीनार ही कहे होंगे, तो 6 मीनार बन गए। और ये उस ज़माने की बहुत यूनिक बात थी जो हम मॉस्क के वाले से देखते हैं। और ब्लू मॉस्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो पॉटरी कलर्स, सिरेमिक्स यूज़ हुए हैं वो ब्लू रंग के थे, जो उस ज़माने के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। अब जाते हैं ज़रा माजी में अगर हम जाएं तो जिसने भी तारीख में सुन रखा है ट्रोजन वॉर्स, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो हमारे बच्चे तारीख पढ़ते हैं, जो बच्चे खिलौने खेलते हैं, जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, वो जानते हैं कि ट्रोजन वॉर्स हुई थी। ट्रोजन वॉर्स में एक बहुत मशहूर चीज़ यूज़ हुई थी, ट्रोजन हॉर्स। जब यूनान वाले ट्रॉय को फतह करना चाह रहे थे तो एक घोड़ा, उनसे वो फतह नहीं हो रहा था, तो उन्होंने घोड़े के तोहफे के तौर पर उनको दिया और कहा हम जा रहे हैं। और उस घोड़े में लोग छुपे हुए थे, और वो लोग दाखिल हुए और ट्रॉय को दरवाजे खोले, ट्रॉय शहर के, और आखिरकार ट्रॉय को फतह कर लिया गया। तो ये जो ट्रोजन वॉर्स हैं और ये जो ट्रोजन हॉर्स है, ये भी जो ट्रोजन वॉर्स हुई थी ये तुर्किया यानी माजी में, कदीम में ही हुई थी। इसके हवाले से अगर देखा जाए 2 तारीखी बहुत ही ऐसी सेकुलर शख्सियात, कदीम शख्सियात जो तुर्किया में मौजूद हों, उनमें एक का नाम है होमर, जिसने तारीख की सबसे बड़ी 2 नज़में इलियड और ओडिसी लिखी, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही मालूम होना चाहिए उनके बारे में। वो वहाँ से थे, और कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने ये वाली लाइन, आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड, भी तुर्किया की सरजमीन पर खड़े होकर ही कही थी। और अगर तारीख़ में हम अपनी तहजीब में जाएँ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो है वो भी तुर्किया में ही एक माउंटेन, जो वोल्केनो माउंटेन भी कहलाती है, माउंट अरारात भी कहलाती है, वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर आकर रुकी थी। और कुछ लोगों का खैर कहना है कि नहीं, वो माउंटेन ईरान में है। अच्छा, हाँ, और कुछ का कहना है कि वो तुर्किया में है। अहम बात एक ये है कि तुर्किया में एक बहुत ही मशहूर डिश है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है, दैट इज़ अशूर।
कहते हैं कि जब कश्ती वहाँ के रुकी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुशी के लिए अपने घर वालों के लिए, दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए एक डिश बनाई जो कि मीठा था, और सप्लाईज ख़त्म हो गई थी तो वो ड्राई फ्रूट से मिलकर बनाई थी, और वो डिश आज तक तुर्किया में इस्तेमाल की जाती है। हर खुशी के मौके पे वो लोगों में खिलाई जाती है। अमूमन सर्दियों में इस्तेमाल होती है और उसमें अमूमन ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा अगर तीसरी बात ये की जाए कि हमारे पास ये क्या दलील होगी कि ये माउंट के ऊपर मौजूद है, तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है उसको ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी की गई, कई एक्सपीडिशंस हुए। तो एक साइट वो भी तुर्किया में ही है, ईरान के बॉर्डर पे, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि वो जो आर्क है, वो जो कश्ती है वो ईरान में, कुछ कहना है तुर्किया में, तो वो वहीं पे मौजूद है। उस साइट के ऊपर एक चट्टान मिली है, अगर आप गूगल से देखेंगे, जो बिल्कुल नोआज़ आर्क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह की है, लेकिन कुछ साइंसदानों को कहना है वो कश्ती नहीं है, वो पहाड़ी है, लेकिन उसके पास ड्रोग स्टोन्स मिले हैं। ये इतनी अहम बात है आज हमारे सामने नाज़रीन के लिए। ये कदीम ज़माने के एंकर्स हैं, ये पत्थर हैं बड़े बड़े उस ज़माने के, और उनके ऊपर सुराख है जिनमें रस्सी डाल के वेट फेंक दिया जाता था पानी में, क्योंकि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफ़ान आया, सैलाब आया, वो बहुत हार्श था, तो कश्ती को भारे तूफान में स्टेबल रखने के लिए वो इस्तेमाल किए गए। वो स्टोन्स भी तुर्किया से ही मिले हैं। तो अगर हमारी तारीख में देखा जाए तो तुर्की के पास बहुत कुछ है बताने को। खिलाफत उस्मानिया पर अगर जितनी भी गुफ्तगू की जाए कम है, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बहुत आए। और अगर हम यूनानी तहजीब की तरफ जब जाएँ, जब हम होमर, इलियड और ओडिसी के राइटर्स की तरफ जाएँ, ट्रोजन वॉर्स की तरफ जाएँ, तो तब भी बहुत आम है। लेकिन अगर हम ज़रा आम बातों की तरफ आएँ तो 40 का हिस्सा बहुत अहम समझा जाता है तुर्किया में। 40 के हिस्से को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपने देखा ही होगा ना, तुर्किया में ये जो हम कहते हैं नज़र ना लगे, तो एक हम ब्लू कलर का वो लाते हैं, ईवल आई, वो भी तुर्किया में है। तो कुछ उस तहजीब में अच्छे अच्छे सुपरस्टिशंस हैं। तो एक 40 का हिस्सा बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान 40वें साल में किया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि तुर्किया में बहुत ज़्यादा अरसे तक चर्चेज़ रहे। तो 40 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सहरा में रहे, फिरते रहे, तो 40 का हिस्सा बहुत ज़्यादा आम है। आपने हॉट एयर बलून्स की बात की, तो ज़रा जल्दी से हम बात चलें। कैपाडोकिया कहते हैं फेरी टेल, परियों का नगर है वो। अच्छा, हुआ ये था कि आग आतिफिशा फटा, उसकी ऐश पहाड़ों के ऊपर गिर गई, पानी और हवा से जब वो ऐश हिलती रही, जब वो हटी तो नीचे से इतनी खूबसूरत ये चिमनीज़ निकल आई। ये चिमनीज़ जो है इतनी ही बात नहीं है, इन पहाड़ों को, इन चिमनीज़ को जब आप दूर से देखते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इनके अंदर असल में पूरे पूरे होटल्स, घर, वो तो अब है, लेकिन घर और पूरे पूरे शहर आबाद हुए थे, और जो टनल से एक दूसरे से जाके कनेक्ट थे, एक दूसरे से जाके मिलते थे। कहा जाता है कि ये ईसाइयों ने हमलावरों से बचने के लिए ये सोचा कि हम इन पहाड़ों में रह लेते हैं। अच्छा। तो उससे आगे बढ़ा जाए तो कैपाडोकिया की एक और बात, जो हम इन चिमनी वाले पहाड़ों और हॉट एयर बलून से उन पहाड़ों को, उन खूबसूरत 130 फुट की चिमनीज़ को देखते हुए भूल जाते हैं कि वहाँ लेक टर्स भी है, विच इज़ दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड तुर्कियाज लार्जेस्ट सॉल्ट लेक। और ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पिंक लेक है, सॉल्ट लेक है। कैपाडोकिया जाएँ तो आप देखते हुए वहाँ पे ये लेक भी देख सकते हैं, और एक ओपन एयर म्यूज़ियम भी दुनिया का जो मशहूर तरीन है वो वहीं पर है। और एक कासल बना है, चिसर कासल जो है वो इन्हीं चिमनीज़ का सबसे ऊंचा कासल है, जिसको आप देख के दंग रह जाते हैं कि यार एक, चलो घर तो बना ही रहे थे, उन्होंने फिर एक पूरा कासल भी बनाया नज़र रखने के लिए, एक पूरा किला बनाया गया वहाँ पे। कैपाडोकिया की अच्छी बात एक और ये है कि जब वहाँ पे सियाहत के लिए लोग जाते हैं तो वो इन्हीं चिमनीज़ में रहते भी हैं, जहाँ पे अब जदीद सहूलियात, खुसूसन एयर कंडीशनिंग और टेलीविज़न होता है, लेकिन आप इन्हीं चिमनीज़ के अंदर रह रहे होते हैं, आपके लिए बेड लगा हुआ होता है। तो ये कैपाडोकिया की छोटी सी बात है। कोई ऐसी चीज़ टर्की की जो कि हम कह सकेंगे हम सब ने कंज्यूम की हुई है खाने पीने, वो क्या हो सकती है? हेज़लनट आई गेस। हमारे आजकल के बच्चे जितने भी हैं, लाइक आई कांट टेक नेम्स ऑफ दोस ब्रांड्स, बट हर कोई उस तरह की चॉकलेट स्प्रेड जो खा रहा है वो सारी की सारी वहाँ से आती है। हमने पहले बात की ना मौका की, ये भी हम मुसलमानों ने मुतारिफ कराई। तो तुर्की के लोग खुद भी चाय दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इनका रिकॉर्ड है। नाश्ता तुर्की की सबसे आम चीज़ है। वहाँ से जब आप ये लिंक्स जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है हेज़लनट और हेज़लनट से जुड़ी हुई वो छोटी छोटी डिशेस जो हैं वो उन्होंने बना रखी हैं। और पूरी दुनिया में दुनिया के जो सबसे बड़े हेज़लनट से चॉकलेट स्प्रेड्स बनाने वाले ब्रांड हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा हेज़लनट तुर्किया से ही ख़रीदते हैं। तुर्किया की सबसे अहम बात यह है वहाँ के ब्रेकफास्ट, और वो जो हमने सुन रखा है कि अपना जो नाश्ता है वो बादशाह की तरह, लंच अपना शहजादे की तरह, और अपना डिनर जो है रात का इशाइया जो है रात का खाना वो किसी कंजूस की तरह करो। और कहवा जो है, कहवा तो वो दुनिया में उनकी कंजम्पशन इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड।
तो उनके ब्रेकफास्ट की इतनी आम बात है कि दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि 54,000 से ज़्यादा लोगों ने बेक वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था नाश्ता इकट्ठे बैठ के करके। जैसे हम आप कल बात कर रहे थे, कराची में एक स्ट्रीट है जहाँ लोग अफ्तारी इकट्ठे करते हैं, तो तुर्किया के पास भी ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा तुर्किया के ही एक स्कूबा डाइवर के पास बड़ा प्यारा वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है कि उन्होंने कई दिन पानी के अंदर गुजारे और सिर्फ सोने के लिए वो बाहर आते थे। तो तुर्किया हैज़ अ लॉट टू टेल और हम इसको भी कल भी कवर करेंगे। कल क्या कवर करेंगे वो बड़ा अहम सवाल है। हमने कैपाडोकिया की बात की, हमने इस्तांबुल की बात की, हमने अंकारा की थोड़ा सा नाम लिया, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि तुर्की की सबसे बड़ी पहचान जो है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाना जलालुद्दीन बल्खी है। उनके वर्लिंग दरवेश का सफ़र कोनिया हम कल आपको लेके चलेंगे और देखेंगे कि सियाहत के हवाले से जो छठा सबसे बड़ा मुल्क अगर ये बन रहा है तो उसकी बड़ी वजह इस्तांबुल है, कैपाडोकिया है, लेकिन उससे भी बड़ी वजह जो है वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो कि कोनिया में। बिल्कुल खुरम, इस पे हम कल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा, हम चाहेंगे कि इसमें हम डिटेल डिस्कशन करें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। बढ़ते हैं अब एक ब्रेक के जानिब, रहिए हमारे साथ। रमज़ान और हम। वेलकम बैक। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आज इनका तज़किरा करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते। वालिदा जो हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। और यूँ अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब को 12 बेटों से नवाजा, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ और बिन्यामीन ही हुए। और अल्लाह के ये बरगज़ीदा नबी हुस्न और जमाल में लासानी थे। जब भी हुस्न की बात होती है हज़रत यूसुफ का जिक्र ज़रूर होता है, एक बाज़ार का जिक्र भी होता है, वो बेचने का वाक़या भी सामने आता है। तो ये सारे मामलात हम कुछ कुछ समझते जानते हैं, लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी की बात करते हैं क्या कुछ सीख सकते हैं और किस तरह के मौजज़ात अल्लाह ने उनको अता किए, इस पर बात करने के रज़ा साहब साथ मौजूद हैं। सर, आज इस्लामी तारीख़ के हीरो हज़रत यूसुफ की बात हो रही है। जी माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज बड़ा अच्छा टॉपिक जो इसको यहाँ पे आज सेलेक्ट किया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है ना, उसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं अहसनुल क़सस, यानी ये सबसे खूबसूरत स्टोरी है। और इसकी एक बड़ी अमेजिंग बात यह है कि बाकी तमाम अंबिया के वाक़यात आपको ना पूरे कुरान में स्प्रेड आउट मिलते हैं। आपको मिलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का फॉर एग्जाम्पल वाक़या आपको एक जगह पर मिलेगा, फिर एक और जगह, फिर एक और में पीसेज में। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरा यूसुफ में कंप्लीट आपको बिगिनिंग टू एंड मिलेगा और पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर अल्लाह ताला ने एक ही वाक़या एक ही सूरा में डाल दिया। अच्छा, और इसको अहसनुल क़सस भी कहा। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं एक पेशेंट गोई दे रहा हूँ आपको, वो ये कि इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि इस पर भी हमारे 2-3 सेशन निकल जाएंगे, बिकॉज ये एक तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और यानी स्टोरी कंप्लीट करना भी ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ उसमें लेसन इतने ज़्यादा हैं कि एक एक जगह पे आपको ना खुद आप कहेंगे कि भाई रुके अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या हो गया। जरूर, फिर शुरुआत करते हैं मेरे ख्याल में, ताकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ले सकें। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या स्टार्ट होता है कि जब वो एक छोटे से बच्चे थे और उनको एक ख्वाब आता है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ख्वाब देखते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। तो वो अपने वालिद के पास जाते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है और उसमें मैंने ये सारा मंजर देखा है। तो याकूब अलैहिस्सलाम उनको ना यहाँ पे एकदम से डिसमिस नहीं कर देते कि भाई ये तो ख्वाब ही होता है। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि पेरेंटिंग के बारे में आपको बड़ी टिप मिल रही है कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को एंटरटेन कर रहे हैं, उनकी इस बात को एंटरटेन कर रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कि माशरे में लोग जो है वो बच्चा कोई बड़ी से बड़ी बात भी कहते हैं तो माँ बाप एंटरटेन नहीं करते। तो ये तो ख्वाब सुना रहे हैं और ख्वाब को याकूब जो है ना अलैहिस्सलाम सुनते हैं और फिर उनको बताते हैं कि बेटा ये ख्वाब तो बड़ा ज़बरदस्त है, ख्वाब तो आपने बड़ा कमाल देखा है, लेकिन आपने ये ख्वाब अपने जो 10 भाई हैं उनसे शेयर नहीं करना। ये नहीं कहा कि जी वो बुरे हैं, कोई ऐसी बात है, लेकिन शैतान जो है ना वो बहरहाल बीच में हसद पैदा कर देता है या कोई ऐसी एनिमोसिटी पैदा कर देता है। अच्छा, ये तो पहले ख्वाब का जिक्र है, इसमें और भी ख्वाबों का जिक्र आएगा आगे जाके। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो एक अल्लाह ताला ने ख़ास चीज़ दी थी वो था तावील हदीस, या जिसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अल्लाह ताला ने ना यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये एक सलाहियत दी थी कि वो ख्वाबों की ताबीर कर लेते थे। और यहाँ पे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी छोटी उम्र में आइडिया तो मिल गया था, अपने वालिद मोहतरम से डिस्कस किया और उनका शक यकीन में बदल गया जब उन्होंने कहा कि वाकई भी ख्वाब बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो 10 भाई थे जो कि यानी उनकी दूसरी जो है मतलब उनकी सौतेली माँ में से थे, तो वो जो भाई हैं वो उनके अंदर एक जेलसी का अंसर जो है वो पाया जाता था। और उन्होंने एक दिन प्लान किया कि यूसुफ जो है ना वो अब्बा जान का बहुत ज़्यादा लाडला होता जा रहा है, तो हमें इसको जो है ना क्या कहते हैं निकालना पड़ेगा, सीन से निकालना पड़ेगा या इसको इक्वेशन से माइनस करना पड़ेगा। तो वो प्लान करते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम का मर्डर। और यहाँ पे आप देखें कि अंबिया के बेटे जो है ना वो भी
आप देख सकते हैं कि वो ऑफ ट्रैक जा सकते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो हिदायत पर नहीं आ सका, वगैरह वगैरह से की बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। तो ये 10 बेटे जो थे ये अब एक बेटे का यानी अपने भाई का मर्डर प्लान कर रहे हैं, और फिर ये कहते थे कि उसको मर्डर करके ना हम तौबा शोबा करके मामला सारा यानी सही कर लेंगे। यानी कि इवन इतना उनको अकल और शऊर था कि मर्डर करने के बाद तौबा वगैरह करके मामला सारा क्लियर हो जाएगा। तो वो अपने वालिद के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें आप इजाज़त दें, हम यूसुफ को साथ ले जाना चाहते हैं। वालिद मोहतरम को पता होता है कि शायद इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, मे बी ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तो वो कहते हैं कि देखो मुझे डर है कि तुम लोग तो अपने खेल में मसरूफ़ हो के यूसुफ छोटा है तो कोई इसको भेड़िया वगैरह ना खा जाए। तो कहते हैं नहीं नहीं अब्बा जान क्या बात कर रहे हैं, हमारे होते हुए भेड़िया क्या कह सकता है, हम तो मतलब हम जवान हैं, ऐसी क्या बात है। तो बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम उनको ट्रस्ट करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ भेज देते हैं। और होता ये है कि उनमें से वैसे जो मर्डर का प्लान बनता है तो एक बेटा जो है वो ये कहता है कि देखो ऐसा करते हैं, मर्डर नहीं करते, वो थोड़ा सा गिल्टी कॉन्शियस पे ज़रा ज़्यादा हैवी होगा, इसको कुछ लेस देन मर्डर कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं इसको किसी कुएं में जाकर फेंक आते हैं। अब आप इमेजिन करें कोई विजुअल एक सीन है जहाँ पे सारे भाई जो हैं वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं के पास ले गए। जारी बात है उनको बताया तो नहीं होगा कि तुम्हें कुएं में फेंकने ले जा रहे हैं, वरना वो साथ आते ही ना। तो उनको उनके साथ खेल रहे हैं, उनकी कमीज़ उतार देते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उनमें से एक के हाथ में है, उनको छेड़ रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, और फाइनली जो है एक उनमें से उनको कुएं के अंदर धक्का दे देता है। अब कुआं जो है, अब फॉर ऑल दे अंडरस्टूड ही कुड हैव डाइड, वो वहाँ पे यानी मर जाते, वो कुछ टांग बाजू टूट जाता, ये उनका कंसर्न नहीं था। उनका कंसर्न था बस ठीक है वी हैव गॉटन रिड ऑफ यूसुफ, और यहाँ कुएं से बाहर अभी आ नहीं सकता, तो या तो यहीं पे मर जाएगा या हमें गिल्टी कॉन्शियंस ये नहीं होगी कि हमने प्रॉपर कत्ल किया, हमने उसको बस छोड़ दिया है, अगर अल्लाह ने बचाना हुआ बचा लेगा, लेकिन सूरत हाल कोई नज़र नहीं आ रही इस तरह से। तो वो तो दे लेफ्ट हिम फॉर डेड, वहाँ पे छोड़ के आ गए। अच्छा इन्होंने किया क्या कि वो कमीज़ जो उनके हाथ में थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो ली, उसको किसी जानवर के खून के साथ उन्होंने रंग दिया, और जाकर रोते रोते याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि जी यूसुफ को तो जो है ना भेड़िया खा गया। यानी कि आप सोचें कि वो क्रिएटिविटी में भी उस लेवल पे नहीं गए कि कोई और ही आइडिया सोच लेते, वही जो अब्बा जान ने खदशा जाहिर किया था वही एग्जैक्ट यही बता दिया कि जी वो भेड़िया उसको खा गया और बस कमीज़ बची है, यूसुफ तो नहीं है। और इसमें यहाँ उलमा बयान करते हैं कि एक बड़ा मतलब सटल पॉइंट है कि हर रोने वाला सच्चा नहीं होता। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, और हमारे असलाफ में ऐसा हुआ कि एक कोर्ट ऑफ लॉ में खातून आई और वो अपना केस प्लीड कर रही हैं और बहुत रो रो के बयान कर दिए हैं, तो जज ने जो है ना उन्हीं के खिलाफ फैसला दे दिया। तो किसी ने पूछा कि भाई आपने ही तो खातून बड़ा रो रही थी, आपने क्यों इनके खिलाफ फैसला दिया? तो उन्होंने यही दलील दी कि यूसुफ के भाई भी रोते हुए आए थे, लेकिन रोना जो है वो सच की दलील नहीं होता। तो बहरहाल उन्होंने ये किया, और जो है ना याकूब अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि मैं इस पर अब सब्र ही कर सकता हूँ, क्योंकि उनको मालूम था कि देखिए ये टीन एजर्स हैं, यानी अपने लेट टीन्स में 19, 18 इस तरह करके इनके एज ग्रुप्स हैं। तो मैं इनको अगर धुतकार दूंगा, ये कहूँगा कि मुझे पता तुम लोगों ने कुछ किया उसके साथ, तो ये हिदायत मेरे से दूर जाके तो हिदायत नहीं ले सकते। यानी अगर ये गुमराह हो गए हैं तो हिदायत मेरे थ्रू ही मिलनी है, तो मैंने इनको कट ऑफ करके मुझे क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे हमें ना एक और पेरेंटिंग टिप मिल रही है, हाउ टू डील विद टीनेजर्स। यानी जो बच्चे रिबेलियस से हो जाते हैं और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो वो हिदायत आप ही से पाएंगे। आप उनको बजाय अपने से दूर करने के करीब करें अपने से, ताकि वो आपकी कंपनी में आए और कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखें। तो यहाँ पे अब याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं सब्र करूँगा। मीनवाइल अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर है और वहाँ पे जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या होगा। और उस सिचुएशन में एक काफ़िला जो वहाँ से गुजरता है वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। तो पता ये चला हमारे इस फर्स्ट पार्ट के अंदर कि अल्लाह ताला जो है ना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है अपने बंदों को बचाना, मौजज़ात ले आना, करामात कर देना, लोगों को डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट तरीन सिचुएशन जब आप लिटरली एक जिसको कहते हैं ना टनल में हो, जिसको आमतौर पर साइकोलॉजी में टनल विजन कहते हैं, यू आर लिटरली इनसाइड द टनल, आप एक कुएं के अंदर हो, कोई उम्मीद की किरण नजर ना आ रही, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला अपने बंदों को बचाने वाला है। चलिए राजा साहब इसको हम कंटिन्यू करेंगे कि इस वाक़े को आगे फिर किस तरह से लेकर चलते हैं, किस तरह सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे नाज़रीन, वक्त हो गया ख़त्म, मुलाकात कल करेंगे, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।